नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी एलटी के अंतर्गत आपके सिलेबस में लगे हुए 13 छंदों के ऊपर। वैसे तो हमने छंद पर कई बार स्पेशल वीडियोज बनाई हुई हैं, लेकिन आप सभी की मांग के आधार पर और परीक्षाओं को देखते हुए हमने स्पेशली यूपी एलटी में जितने भी छंद लगे हुए हैं उनको एक जगह एकत्र किया हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी एक बैठक में इसको कंप्लीट कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब भी छंद पर बातचीत करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से कितने तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। हम इंडिकेट भी करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको बताया जा सकता था, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक प्रश्न होता है और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से पहेलियों टाइप और उसको बुझाया जाता है या फिर समझने पर जोर दिया जाता है। कई बार आप आधा ज्ञान के आधार पर भी तुक्का लगाते हैं कि फला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो जाता है तो आप ताली पीटना शुरू कर देते हैं और गलत हो जाता है तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि आप बेसिक तौर पर छंद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें कि आप क्वेश्चन को देखकर ही सही उत्तर तक और 100% सही उत्तर तक पहुंचे। तो उसी प्रयास में हम यहाँ पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। जब भी हम छंद पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसका जो एक और अर्थ है मीटर। छंद का प्रयोग आमतौर पर काव्य से जुड़ा हुआ है। काव्य में ही छंद का प्रयोग किया जाता है। जब इसको संगीत से जोड़ा जाए या फिर लय से जोड़ा जाए तो इसकी जरूरत पड़ती। तो कुछ यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावलियां हैं छंद को लेकर, जैसे मात्रा क्या है? मात्रा उच्चारण में समय। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कितना समय लगता है। आप देखेंगे इसमें मात्रा लघु या दीर्घ है। जब हम छंद पढ़ते हैं तो पता करने में कि इसमें कौन सा छंद है तो मात्राओं की गिनती करने में काफी दिक्कत होती है कि किसको हम लघु कहेंगे, किसको दीर्घ कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा कि लघु यानी कि जैसे अ, इ, उ, री, री, ये सभी लघु मात्राओं के अंतर्गत हैं। दीर्घ में इन्हीं का जो बड़ा रूप है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह है विसर्ग, संयुक्त व्यंजन और हलन, ये सभी किसके अंतर्गत हैं? दीर्घ मात्राओं के अंतर्गत है। तो कम से कम ये सारी चीजें जब आप क्लियर कर पाएंगे तभी आप पता करेंगे कि किसमें दोहा छंद है, किसमें सोरठा है, किसमें रोला है, किसमें कौन सा छंद है। तो सबसे पहले जो एक प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से हम देखें तो तमाम जानकारियों के बाद जैसे ही प्रश्न पत्र में कोई 2 लाइन दी गई हो या उसमें 4 चरण हो तो विद्यार्थी उन पंक्तियों को देखते हुए ही डरने से लगते हैं कि इसमें हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा छंद है। अगर आप मात्राओं को ठीक से गिन लेते हैं तो सही उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे लक्षण के आधार पर। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आपको रखना है कि लघु कौन है और दीर्घ कौन है। अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे, जैसे नरोत्तम स्वामी की जो पुस्तक हमने आप सभी को बताई थी, ठीक है, उनकी पुस्तक यहाँ पर हमने रखी हुई थी, 1 मिनट में देख भी लेता हूँ, ठीक है। और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना की जो पुस्तक बतलाई थी, ये अलंकार पारिजात। इन पुस्तकों के आधार पर गहन अध्ययन करने के बाद हम इस लेक्चर को तैयार किए हुए हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि छंदों की बात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं में ही होता है और आप सभी इसी की तैयारी भी कर रहे हैं। आमतौर पर छंदों से संबंधित सवालों को लेकर जब आप अपने बीए एमए की कक्षाओं में जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोफेसर छंद से संबंधित प्रश्नों से कटते हुए नजर आते हैं, कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत दिनों से रिवीजन नहीं होता है। उनको लगता है कि ये बचकाना वाला सवाल है,
आप कभी अपने बीए एमए के प्रोफेसर से पूछिएगा कि सर फला में कौन सा छंद होगा, तो बोलेंगे कि क्या बचकाना सवाल पूछ रहे हो, ये तो बचपन की कक्षाओं में पढ़ाया जाता था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप यूपी एलटी जीआईसी यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी एग्जाम है, प्रवक्ता परीक्षाएं हैं, उसमें आप बढ़त बना सकते हैं। तो अनुराज हिंदी एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके अंदर आलोचनात्मक दृष्टि का भी विकास किया जाता है और साथ में आपके बेस को भी तैयार किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो आपको समझाने का प्रयास किया, सबसे पहले मात्रा को आप समझिए। मात्रा समझेंगे यानी उच्चारण में जो भी समय लगता है वो मात्रा है, और मात्रा के भी दो भेद हैं, लघु और दीर्घ। लघु कौन कौन से हैं और दीर्घ कौन कौन से हैं, ये अपने दिमाग में आप रखेंगे। जब आप छंद पढ़ेंगे तो चरण की बात आएगी। आमतौर पर 4 चरण की बात की जाती है, कई जगहों पर 6 चरण भी होते हैं। ठीक है, मूल रूप से 4 चरण है। छंद पढ़ते समय आपके सामने यति शब्द का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि जब आप कोई पद पढ़ते हैं तो कहां आप रुकते हैं, रुकावट कहां है, कहां ठहराव है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सबके बोलने का एक ढंग, एक शैली, उनके यति और गति से आप पकड़ लेते हैं कि फला व्यक्ति बोल रहा है। तो आमतौर पर हम काव्य का प्रयोग न करते हुए भी कहीं न कहीं यति और गति का प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो यति का मतलब है कि कहां पर आपको रुकना है, कहां पर ठहरना है। गति मतलब प्रवाह, यानी कि कहां चलना है। ठीक है, लय, यति व गति में जो समन्वय स्थापित करता है उसको हम लय कहते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर संगीत में आपने देखा होगा कि संगीत में लयबद्ध चीजों पर जोर दिया जाता है। तो किसके वजह से है, यति और गति। लगातार आप सभी पढ़ते पढ़ते जब उबते होंगे तो कोई ना कोई गाना, गीत इत्यादि सुनते होंगे, तो ध्यान रखिए अब जब आप सुनेंगे तो कहां पर उसमें ठहराव है, कहां पर उसमें गति है, और इन्हीं दोनों का जब समन्वय होता है तो उसको हम लय कहते हैं। ठीक है, जब छंद पढ़ेंगे तो लय के बाद गण की बात होती है। गण का मतलब है 3 वर्णों का समूह, और गणों के जो भेद हैं, जो संख्या बताई गई है वो 8 है। कई बार एग्जाम में सब सवाल पूछा गया, जितना भी मैंने बताया यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि मात्रा से क्या तात्पर्य है, कौन इसमें लघु मात्रा है, कौन दीर्घ मात्रा है। लघु को ह्रस्व भी बोला जाता है, एक चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, आचरण का मतलब क्या है, यति क्या है, गति क्या है, लय क्या है और गण क्या है। तो उम्मीद है कि इन शब्दों के अर्थों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो छंदों के भेद भी किए गए हैं, मात्राओं के आधार पर और वर्णों के आधार पर। तो सममात्रिक छंद, ठीक है, पहला भेद यहां पर है सममात्रिक छंद। जो आपके पाठ्यक्रम में 13 छंद लगे हुए हैं उसमें से आपको फोकस करना है कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। रोला, चौपाई, सवैया, कवित्त, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ और वसंत तिलका। ये जितने भी छंद हैं ये सभी कैसे हैं, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में पूछा जा सकता है छोटा सवाल कि कवित्त किस प्रकार का छंद है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि रोला सममात्रिक छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद है, सवैया सममात्रिक छंद है, कवित्त सममात्रिक छंद है, हरिगीतिका सममात्रिक छंद है, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्त्र, वसंत तिलका ये कैसे हैं, सममात्रिक छंद है। यहां से आप देखेंगे इंद्रवज्रा से लेके वसंत तिलका तक आप ज्यादातर संस्कृत छंदों के रूप में देखेंगे। ये हिंदी में उतने नहीं प्रयुक्त होते हैं जितने कि संस्कृत में होते हैं। अगर आपने बीए में संस्कृत पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं जैसे कोई नाटक है उसमें पद आ रहे हैं, तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में तो उसमें कुछ कुछ छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, जैसे वंशस्थ का ज्यादा प्रयोग किया गया है, अन्य और भी छंद है। तो ये सभी छंद संस्कृत में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये किस श्रेणी में है, सममात्रिक छंद के अंतर्गत। ठीक है, यहां से किसी भी तरीके का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप तुरंत बता देंगे। विषम मात्रिक छंद में सिर्फ एक छंद का नाम यहां पर दिया गया, वो है छप्पय। मान लीजिए आप बहुत तैयारी करके गए, सैकड़ों प्रैक्टिस सेट लगा लिए, एग्जाम में आ गया कि छप्पय किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो तुरंत बता देंगे कि विषम मात्रिक छंद है। यही तो अंतर होता है। जब आप सही से पढ़ाई करते हैं तो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन केवल अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और मूल आप अपने बेस को सही नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप एग्जाम तक, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, ये डर क्या है? यही है कि हमने तो अपनी जो रीढ़ है, जो मूल है, उसको तैयारी नहीं किया है, प्रैक्टिस ही किया है, तो फिर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, यहां पर जो हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। विषम मात्रिक छंद कौन सा है? छप्पय। अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा, सोठा, बरवय, जो आपके सिलेबस में लगे हुए, जो इन 13 छंदों के बारे में हमने चर्चा कर ली आप सभी से कि कौन सा सम मात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है, कौन अर्ध सम मात्रिक छंद है। उसमें दोहा, सोठा और बरवय बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। जब आप छंद पढ़ने जाते हैं तो एक सूत्र यहां पर है, यह माता राज भान सलभा, ठीक है। तो ये एक तरीके से मात्राओं को लेकर है, ठीक है। किस तरीके से आप जब वर्णिक छंद पढ़ेंगे, वर्णों को गिनेंगे तो किस तरीके से मात्राओं को गिनेंगे। 3-3 वर्णों का जो समूह होता है उसको हम गण कहते हैं, और ये गण का एक तरीके से लक्षण है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो अभी तक हमने जो छंद के बेसिक तथ्यों के तरफ आपका ध्यान ले जाने का प्रयास किया, उसमें मात्रा, मात्राओं से संबंधित लघु, ह्रस्व या दीर्घ, चरण, यति, गति, लय, गण, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, ये सभी चीजें आप एकदम से क्लियर कर चुके हो, ठीक है। अब एक एक का हम लक्षण देख सकते हैं कि कौन सा छंद कैसा है। सबसे पहले हम जो हिंदी में चर्चित छंद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर जब आप हिंदी प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं या फिर प्रश्न पत्र देने जाते हैं तो ज्यादातर कौन कौन से छंद पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दोहा। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, ऊपर ही बताया गया। इसके सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे के विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं रहना चाहिए। सम चरणों के अंत में 2 वर्णों में पहला गुरु फिर अंतिम वर्ण लघु होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दोहे के सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक रहती है, विषम चरणों में नहीं है। तो थोड़ा सा अंदर से गहराई से हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखना है कि दोहे में कितने 4 चरण हैं और चारों चरणों में 11-11 और 13-13 मात्राओं का क्या है, एक समीकरण है। यानी कि दूसरे और चौथे में जो सम चरण है, ठीक है, सम चरण और विषम चरण। सम चरणों में आप देख रहे हैं कि 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी मात्राएं हो रही हैं? 24 हो रही हैं। लेकिन इसका रेशियो बना हुआ, तो आप अपने कॉपी में एक रेशियो बना सकते हैं 11-13 अपने नोट करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण दिया गया है। छंद से संबंधित कई बार तो बेसिक तथ्यों से सवाल आ जाते हैं, कई बार उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा छंद है। तो यहां पर है, रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। देखिए ये पंक्ति कहीं कहीं आप सभी को प्रेरणा भी दे रही होगी कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो अभी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, तब तक आपको चुप बैठना है, यानी कि कूल रहना है और एकदम शांतचित्त हिसाब से पढ़ाई करना है। पढ़ाई को बहुत ही भावुकता के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। एग्जाम आ गया है,
परीक्षा देने जाना पड़ेगा, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सभी चीजें अभी सोचनी ही नहीं है। इसको बौद्धिक तरीके से आपको लेना है। ध्यान रखिए, तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं कि सर परीक्षा नजदीक आ रही है, अब मैं क्या करूं, डर लग रहा है। अगर केवल आप भावुकता से चीजों को जोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रहीमन चुप में बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागी है बेर। तो चीजें आप सफल हो जाएंगे, आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। डर है तो सकारात्मक डर है, अगर आपने बहुत दिनों से तैयारी की। अब हम इसको मात्रा इसकी गिनते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने पहले से ही इसको तैयार किया हुआ था, लेकिन आपके सामने भी अब बता दिया है मैंने कि लघु कौन है और दीर्घ कौन है। ठीक है, तो यहां पर आप मात्राओं को देखिए। ठीक, जहां पर ये संयुक्त आ जा रहा है यहां पर दीर्घ हो जाएगा, और ऑलरेडी आपने मात्राओं को ध्यान में रखा होगा। ठीक, तो उस हिसाब से आप जान जाएंगे कि इसमें कौन कौन दीर्घ होगी, कौन हरस दीर्घ होगा और कौन हरस होगा। ठीक है ना, ये चीजें आप अच्छे से पकड़ लेंगे, शुरू में ही इसलिए हमने बतलाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहां जो पंक्ति है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर कि जो विषम चरण है, यानी पहला जो यहां पर आपने देखा विषम चरण, विषम चरण में क्या हो गया 13-11। ठीक है, विषम चरण में हो गया पहले में 13 और फिर तीसरे में 13 होगा, दूसरे में 11 और चौथे में 11 होगा। ठीक है ना, 13-11 का यहां पर रेशियो बन रहा है। जैसे यहां पर हमने आप सभी को बताया, तो सम चरणों में क्या है 11 है और विषम चरणों में 13 है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे इसी का उल्टा है सोरठा। तो आप अपने दिमाग में पहले रख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, सम बराबर क्या है, सम बराबर है 11, सम चरण मतलब कि दूसरा और चौथा। तो सबसे पहले हम विषम को देखेंगे, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। विषम चरण में 13, यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11। ठीक है, तो विषम से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको सही मायने में 13-11 कर लीजिए। ठीक है, 13 आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो विषम से शुरू हो रहा है। पहला 13-11 मतलब पहले में 13 मात्राएं होनी चाहिए, जैसा कि यहां पर है 13 मात्राएं आप गिन भी सकते हैं। फिर दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ये जो तीसरा चरण है, और फिर यहां पर आप देख रहे हैं चौथा चरण में 11 मात्राएं। तो 13-11 का आप रेशियो बना के रखिए यहां पर। ठीक है, इसके पहले मैंने सम और विषम के हिसाब से बताया था, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से 13-11। अब आप अपने ध्यान में रखेंगे 13 पहला चरण है और 11 दूसरा चरण है। ठीक है, तो पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं और दूसरा और चौथे में 11-11 मात्राओं का जो समीकरण है, जो रेशियो है, वो दोहे के लिए। ठीक है, उसके पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, और बाकी आप आराम से गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं जैसे सोरठा के बारे में। दूसरा छंद है सोरठा। दोहे की तरह ये अर्ध सममात्रिक छंद है, लेकिन सोरठे को दोहे का उल्टा कहा जा सकता है। इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सम में 13-13 मात्राएं हो रही हैं और विषम में 11-11 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसका उल्टा हो गया, दोहे का उल्टा हो गया। दोहे के समान इसके पहले और दूसरे चरण की मात्राओं का योग 24 होता है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चरण की मात्राओं का योग भी 24 होता है। आपने दोहा में भी देखा, टोटल मैंने बताया कि मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें जो रेशियो है 13-11 का है। ठीक है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 24 ही मात्राएं हो रही हैं, लेकिन इसका जो समीकरण बदल रहा है उल्टा है, जस्ट इस दोहे का उल्टा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले विषम आएगा तो 11 और फिर सम आएगा तो 13। ये वाला रेशियो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको अपने कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए, क्योंकि दोहा से और सोरठा से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं, 4 चरणों में 2 पंक्तियों में आ जाते हैं, तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बड़े बड़े जो छंद हैं वो अक्सर कम पूछे जाते हैं, लक्षणों के आधार पर ही उनसे सवाल रहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सोरठा का उदाहरण है, लिख कर लोहित लेख, डूब गया
दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सख देख, तारक बुदबुद दे रहा। तो मात्राओं को आप गिनेंगे तो जो विषम चरण है उसमें 11 मात्राएं और जो सम चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी। ठीक, विषम चरण में नीचे में भी 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं, यानी कि इसका जो रेशियो बन रहा है 11-13 का बन रहा है। ये क्या है? सोरठा है। और दोहा का क्या बन रहा था? 13-11 का रेशियो बन रहा था, वो है दोहा। ठीक, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, विषम चरण को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आराम से आप दोहा और सोरठा को पहचान लेंगे। ठीक, बरवय के बारे में बात करें, तीसरा जो छंद है बरवय, ये मात्रिक छंद है और सम छंद है। विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा, टोटल आप देख रहे हैं कि 19 मात्राएं हो रही हैं इसमें। तो जो विषम चरण है, ठीक है, उसमें कितनी मात्राएं हो रही हैं? 12, और जो सम चरण है उसमें 7 मात्राएं हो रही हैं। तो यहां पर आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, सबसे मिलकर रह मन, बैर विसार, दुर्लभ नरतन पाकर कर उपकार। देखिए कई बार ना इस लक्षण के आधार पर पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा छंद है जिसके विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। कहा जाता है कि 12 और 7 परयति गति होती है, वो कौन सा छंद है? तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि वो बरवय। बरवय से रिलेटेड 2 ग्रंथों का नाम आपने पढ़ा होगा, बरवय रामायण। ठीक है, इसी पैटर्न पर लिखा गया 12 और 7। ठीक है, बरवय नायिका भेद, कौन किससे प्रभावित रहा, इस तथ्य को आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए आराम से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 12 और 7 का जो रेशियो है वो किसमें है? बरवय में। ठीक, अगला जो छंद है उसका नाम है रोला। रोला छंद, रोला एक सम मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। इसका जो रेशियो है 11 और 13 का है। इसी तरीके से आपने देखा कि सोरठा में भी कुछ यही है। सोरठा का भी आप देख रहे हैं कि कुछ रेशियो क्या है, यही है। लेकिन ये सम मात्रिक छंद है और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, ठहराव होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए उदाहरण दिया गया है, किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था, मनस्ताप से सबके भीतर रोष भरा था, शुभ निरखते बदन ईड़ा का पीला पीला, उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। तो जो ठहराव हो रहा है 11वीं और 13वीं मात्रा पर, तो यहां पर देखिए हमने इसको पहले से ही काउंट कर लिया हुआ है, 11 मात्राएं हैं और यहां से 13 मात्राएं, टोटल मिलकर कितनी मात्राएं हो रही हैं? 24 हो रही हैं। रोला हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण छंद है। आपके दिमाग में नंददास की एक रचना आ गई होगी और कई लोगों ने तो रोला छंद में अनुवाद भी किया है अलग अलग रचनाओं की। तो होमवर्क है आप सभी के लिए कि नंददास की कौन सी रचना है जो रोला छंद में। आपने रोला छंद को देख लिया कि सम मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, ठहराव होता है या फिर वहां पर रुकना पड़ता है। और पूरा यहां पर हमने गिनकर उदाहरण बता दिया। अगला जो छंद है वो है चौपाई। चौपाई हिंदी साहित्य में अगर मैं कहूं तो सबसे प्रचलित छंद रहा और इसको ज्यादातर प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास तुलसीदास ने किया, उन्हीं की वजह से हम चौपाई को जानते भी। चौपाई भी एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बहुत ही आसान छंद है ये, आपको ध्यान रखना है कि सम मात्रिक छंद है, 4 चरण है, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 2 चरणों को अर्धाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे हमने बोल्ड किया है वैसे भी लिख सकते हैं, इसको अर्धाली भी कहा जाता है। इसमें अंत्यानुप्रास या तुक का निर्वाह किया जाता है। चौपाई के अंत में जगड़ या तगण नहीं होना चाहिए। ये जो जगण तगण है ये उन्हीं गण के तरफ बताया जा रहा है।
यह माता राजभान तलगा, जिसके बारे में हमने बताया था। लेकिन हमको मेन इतना ही ध्यान रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। बहुत बड़ा सवाल आ जाता है जब पूछा जाता है कि चौपाई किस तरीके का छंद है, और इसी तरीके से सम, विषम, अर्धसम पूछ दिया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप सभी नहीं होंगे क्योंकि हमने उस पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक उदाहरण है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन रास हवस गुनि, मानहु मदन दुदुम्बी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह कौन्ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर चरण में 16-16 मात्राएं हैं। इनको आप गिन भी सकते हैं, 16-16 मात्राएं हैं। आपने इसमें तो देख लिया कि चौपाई छंद है, लेकिन एक इसमें अलंकार भी है। मैं अपने उन विद्यार्थियों से जरूर चाहूंगा कि वो बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। हम तो पढ़ रहे थे छंद, लेकिन दिमाग पहुंच गया तो हमारे दिमाग में आ गया कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है। अगर मान लीजिए यही उदाहरण के तौर पर आ जाए और पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आप छंद तो जान ही गए कि इसमें चौपाई है, और अलंकार भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक, हरि गीतिका, अगला जो छंद है वो है हरि गीतिका। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 16वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत के 2 वर्णों में उपांत्य, अंत से पहला वर्ण लघु और अंतिम वर्ण गुरु होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण इसके बहुत कम पूछे जाते हैं। बस पूछा जा सकता है कि हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28-28 जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी कभी और कठिन सवाल पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 16वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वो है हरि गीतिका। एक और आप सभी के लिए होमवर्क है। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास ही पूरा आपका दोहरा दूंगा कि हरि गीतिका का बादशाह किस कवि को कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी किया होगा और आप परेशान हैं कि कुछ नए प्रश्न पूछे जाए। तो यही प्रश्न है, हरि गीतिका के बादशाह के तौर पर किसको जाना जाता है। अभी तक हमने जितने भी छंदों को पढ़ा, लगभग सभी छंदों से कोई न कोई प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए उदाहरण अगर हम देखें, यहाँ पर बल्कि 12 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 12वीं नोट कर लीजिए। 16 और 12 का जो रेशियो है वो है। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण है, खग वृंद सोता है, अतः कलकल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां। इस तरह धीरे से परस्पर कर सजगता की कथा, यों दिखते हैं वृक्ष ज्यों हो, विश्व के प्रहरी यथा। तो जब आप इसको गिनेंगे तो 16 और 12 पर यहाँ पर यति आपको दिखाई देगा, और प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होंगी। इसको आपको बस स्पेशली ध्यान में रखना है कि हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं और कितने पर यति होती है। ठीक है ना, यहाँ पर 13 लिखा गया था, लेकिन आप 12 इसको लिखिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये हमने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया हुआ है, वहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ठीक है ना, 13 ही लिखा हुआ है अगर एनसीईआरटी किताब आपके पास होगी। और हमने उस किताब के बारे में आप सभी को बताया भी था, साहित्य शास्त्र। आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो 11वीं 12वीं के व्याकरण के दृष्टिकोण से पुस्तक लगी हुई है, तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, लेकिन हमने उसको सुधार दिया। ठीक है, आप क्या ध्यान में रखेंगे, 16 और 12 का जो संबंध। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है कवित्त। कवित्त सममात्रिक छंद है। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। 16 और 15 का रेशियो है और 31 हो जा रहा है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कवित्त किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है। और कितने वर्ण होते हैं, 31-31 वर्ण होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है कवित्त को। ठीक, ऐसे रिलेटेड कई रचनाएं आपने पढ़ी होगी, कवितावली, या फिर कवित्त में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। ठीक, तो इतना आप बस ध्यान में रखिए। और देखिए उदाहरण के तौर पर बहुत लंबा इसका उदाहरण हो रहा है, तो किसी भी प्रश्न पत्र में इतनी जगह नहीं होती है कि कवित्त का उदाहरण पूछ के आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है।
हमें नहीं लगता कि इस तरीके से पूछा जाएगा। लक्षण के आधार पर ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भुज भुजगेश की वह संगनी भुजंगनी सी, खोद खोद खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धैंस जात मीन मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के, रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकें करि बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। तो देखिए इसमें छंद तो आपने पकड़ लिया कि कवित्व है, और एक चीज आप देखेंगे इस छंद को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ गई रीतिकाल की। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं ज्यादातर आप देखेंगे कि कवित्व का प्रयोग उन्होंने किया है। और एक जमाना आ गया कि एक कवि थे वो कह रहे थे कि लोगन कवित्व कीबो, आपको ध्यान आने लगा हो कि मैं किसको बता रहा हूं, लोगन कवित्व कीबो खेल कर जानो है, खेल कर जानो है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी पंक्ति है। इस पंक्ति को जब मैं देख रहा था तो आप ही सभी की याद आ रही थी। जमाना था कि हर व्यक्ति कोई न कोई कविता लिख रहा था, उसको भले कविता की समझ नहीं थी तो भी कविता लिख रहा था। तो ठाकुर नाम के कवि थे, वो अपने को नहीं रोक पाए, उन्होंने लिखा लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो। ठाकुर का मानना था कि जो कवि कर्म है वो बहुत ही कठिन है। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप कोई ऐसा वीडियो लेक्चर लेकर आइए या फिर कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि पहली बार में ही हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। तो मुझे बड़ी चिंता होती है कि जब मैं खुद तैयारी करता था तो 4 से 5 वर्ष हमने खुद संघर्ष किया। अगर मंत्र को मैं जानता तो अब तक कितने लोगों को मंत्र को मैं दे दिया होता। फिर भी धीरे धीरे समय समय आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, आप केवल उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत जल्दीबाजी में हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे लोग कवित्व को खेल के समान जानते थे, आज लोग तैयारी को खेल मान लिए। तैयारी T20 मैच नहीं है, वनडे मैच नहीं है, ये एक सतत प्रयास है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कवित्व को लेकर ठाकुर की यह पंक्ति है और मैं आप सभी से इसको जोड़कर बता रहा हूं कि आप तैयारी को खेल मत मानिए, तैयारी को तैयारी के दृष्टिकोण से देखिए। चूंकि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो कोई भी कमेंट करके कुछ भी चला जा सकता है, कुछ सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी बोल के जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट्स को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा मंत्र नहीं है, सतत प्रयास ही सफलता का सही मंत्र है। तो इस कवित्व के बहाने आपका मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी थोड़ा सा क्लियर करवाया और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये पंक्ति जरूर आपके सामने दिखाई दे कि लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो। कवि कर्म कठिन होता है, लेकिन लोग अलग अलग कविताएं लिख रहे हैं, अपने को कवि घोषित कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है। तैयारी करने के लिए नाम पर बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सही मायने में कौन तैयारी कर रहा है वो आप खुद अपने से जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर कोई न कोई अलंकार है, आप देख रहे हैं कि शब्द अलग अलग आ रहे हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आपका मैं पूरा व्याकरण भी इसमें तैयार करवा दूंगा, आप थोड़ा सा अपना दिमाग जो सिकुड़ गया था उसको फैला लीजिए, ठीक है। अगला जो छंद है वो है सवैया, ठीक। सवैया छंद है 8वां नंबर का। सवैया के लिए भी एक खास कवि जाने जाते हैं और वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज बहुत सारा होमवर्क आपको मिलेगा। आप लोग बार बार बोलते हैं ना कि सर हमें डर लग रहा है, जो विद्यार्थी इसको बताएगा मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। सवैया के लिए बहुत ही फेमस कवि रहे, कृष्ण भक्ति शाखा से हमने संकेत भी दे दिया है। सवैया भी सममात्रिक छंद है। सवैया छंद के कई भेद हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे अलंकार पारिजात तो इसमें पूरा बताया गया है, 10 भेद बताए गए होंगे। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं।
और उदाहरण क्या दिया गया, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावें जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें पचिहारि रहे पुनि पार न पावें ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। तो ये पंक्ति आपको याद आ गई होगी किसकी है और इसमें कौन सा छंद है, वो सवैया है। अगर आप मात्रा भी नहीं गिनना जानते हैं, कुछ भी नहीं, तो कम से कम इन पंक्तियों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जितने भी छंदों का हमने लगभग 8 छंदों का जिक्र किया, ये सभी छंद हिंदी प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो ऐसे विद्यार्थी हैं रेगुलर संस्कृत साहित्य नहीं पढ़े या फिर संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़े, वो बहुत ही आराम से इनको हल कर पाएंगे। हमने जिस हिसाब से समझाने का प्रयास किया, आराम से आप उसको कर लेंगे। अब आगे जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विशुद्ध तरीके से संस्कृत छंद पर आधारित है, जिसमें नाम है इंद्रवज्रा, जिसमें 11 वर्णिक छंद हैं। अभी तक हम मात्राओं पर चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर वर्ण की बात होगी। बहुत पहले किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि मात्रिक और वर्णिक में अंतर क्या है। मात्रिक में हम मात्राओं पर फोकस करते हैं, वर्णिक में हम वर्ण पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो हमने यह माता राजभान सलगा वाला सूत्र बताया था गण का, यहाँ पर वही है कि तगण तगण जगण और गुरु। ठीक है, तो ये लक्षण है इंद्रवज्रा का। हम तो यही चाहेंगे कि बस सवाल पूछा जाए कि इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11, और कुल 4 चरण होते हैं। अगर उसमें 11 का गुणा करेंगे तो 44 वर्ण ये पूरे उदाहरण में है। ठीक है, एक मैं आपको दूसरा यहाँ पर उदाहरण दूंगा जो कि कालिदास की रचना से है, या फिर किसकी रचना से है थोड़ा आप बताएंगे। अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 2 तगड़ होना चाहिए, 1 जगड़ होना चाहिए, 2 गुरु वर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 हो गए। ठीक है, ये 3 हो गए, फिर ये 3 हो गए और ये 2 हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थो, इसमें कहीं न कहीं जो र है वो छिपा हुआ है। तो जो संयुक्त व्यंजन हमने ऊपर बताया हुआ था कि वो दीर्घ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तगड़ का मतलब ये है कि इसमें 2 दीर्घ होता है, ठीक है, और 1 लघु होता है। तो ये हो गया तगड़। फिर कन्या, ठीक, तो देख रहे हैं कि आप इसमें संयुक्त है, तो ये हो गया 2 तगड़ हो गया। फिर जगड़, और यहाँ पर ए जो है वो दीर्घ में है, और वह संस्कृत में आप देखेंगे कि बड़ा विकल्प का, सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जब भी मन में आता है किसी चीज का लोप कर दिया जाता है, किसी चीज को ला दिया जाता है। जैसे मैं संस्कृत का जब विद्यार्थी था बीए में, तो राम शब्द कैसे बना हुआ है, इसके लिए 10-20 सूत्र थे, और अंत में सिद्ध हो जाता था कि राम शब्द ऐसे बना हुआ है। हम लोगों ने खूब उन सूत्रों को याद किया हुआ था, और कई बार मुझे बड़ी निराशा होती थी कि इन सूत्रों को याद करके मैंने पाया क्या। ठीक है, लेकिन नंबर पाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, संस्कृत में हमारे 98, 96 इस तरीके से नंबर 100 में हुआ करते थे। आज जबकि क्लास में लोग जानते नहीं थे कि मैं अच्छी संस्कृत जानता हूँ, लेकिन वो जमाना था, क्योंकि उस समय संस्कृत को लिखने का क्या ढंग होना चाहिए, किस तरीके से अन्वय करना रहता था और विशेषताएं लिखनी रहती थी, बड़े अच्छे तरीके से मैं लिखता था। तो उस जमाने में तो सूत्रों को याद किया था। यहाँ पर देखिए वह आपको देखने में आएगा कि ये लघु है, लेकिन एक पदांत सूत्र से विकल्प के तौर पर जो पद के अंत में है वो भी दीर्घ हो सकता है। ये सब संस्कृत का खेल है, इसलिए मैंने कहा कि अगर इसका उदाहरण ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, लक्षण से ये सवाल पूछे जाए। तो इसको आप गिनेंगे, ठीक है, इसको आप गिनेंगे तीनों को मिलाकर, तो 2 तगड़, 1 जगड़ और गुरु वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में भी इंद्र वज्रा की तरह 11 वर्ण है, 11 वर्ण है। इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई हैं, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा। अगर आपके आसपास में कोई हो, नहीं हो तो अगर कोई बोल रहा हो कि हमारे 2 बच्चों का नाम रखना है, तो इनका जरूर आप
वहां पर रिकमेंड कीजिए कि इंद्र वज्रा रख लीजिए, उपेंद्र वज्रा रख लीजिए, फिर वो खुद आप ही से उसका अर्थ पूछेंगे। तो उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण है? 11 है। और उदाहरण यहाँ पर दिया गया, मुझे नहीं लगता कि इनके उदाहरण पूछे जाएंगे, ना पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर है। वंशस्थ, अगला जो छंद है वंशस्थ है, जिसमें 12 वर्ण है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। अजगण, तगण, जगण, रगण, ये सब इसके हैं जो गण के आधार पर। इसी तरीके से उपेंद्र वज्रा में भी देखिए आप, जगण, तगण, ठीक है, जगण, फिर गुरुवर्ण, इस तरीके से दिया गया है। तो वंशस्थ बस आप इतना ध्यान रखें कि 12 वर्ण होते हैं। और विशुद्ध तरीके से ये सब कैसे हैं? ये सब वर्णिक छंद में है और सम छंद, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है। और इसीलिए शायद आप सभी के लिए संस्कृत विषय जरूरी रखा गया है कॉम्बिनेशन के तौर पर, यही कारण देखने में आ सकता है, ठीक है ना। वसंत तिलका, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने? 14। तो इंद्र वज्रा पहले आप ध्यान रख लीजिए 11, उपेंद्र वज्रा 11, इसके बाद आपने देखा जो वंशस्थ है अब वो उसमें है 12, और वसंत तिलका में कितने हैं? 14। तो इन वर्णों को ध्यान में रखिए कि किसमें कितने वर्ण हैं, ठीक है। अब जो आखिरी छंद है उसका नाम है छप्पय। ये इकलौता विषम छंद है, इसको आप ध्यान में रखना है। आपके सिलेबस में जो भी छंद लगे हैं उसमें छप्पय क्या है? विषम छंद है। ये 2 छंदों से मिलकर बना रहता है, रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय छंद बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह सवाल सीधे पूछा जा सकता है कि छप्पय में किन 2 छंदों का मिश्रण है? तो आप तुरंत बता देंगे रोला उल्लाला, ठीक है। मैं जब ये तैयारी करता था तो ऐसे RU ऐसे करके याद कर लेता था, या फिर रोऊ भी ऐसे भी कर लेता था, और कुछ देर तक रोने का भी बहाना करते थे। तो परीक्षाओं को तैयारी करते समय कैसे सूत्र बनाना है कुछ अपने से भी करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट आपको अपने से ही अपने दिमाग में रखना है। तो कुछ कुछ फार्मूले बनाने पड़ेंगे। हम तो बस आपका रास्ता बस क्लियर करते हैं। हमारा काम क्या है? जैसे आप जाते होंगे ना सड़क पे, अगर कोई सड़क है उसके किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जैसे आप BHU में जाएंगे या JNU में जाएंगे, 2 कैंपस का मैं उदाहरण बता सकता हूं, तो रास्तों पर क्या पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है। तो हम वही झाड़ू लगाने का काम करते हैं। आपके रास्ते को, आपका मंजिल है कि आपको UP LT में जाना है, तो हम उसी को साफ सुथरा करके आपको वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पर प्रयास है, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो छप्पय क्या है? विषम छंद है। रोला और उल्लाला 2 छंदों से मिलकर बना है। रोला के बारे में हमने ऊपर बताया हुआ था, ठीक है। उल्लाला भी एक छंद है। और यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया, इतना बड़ा उदाहरण तो आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो हम ही लोगों के बीच से रहेंगे, तो वो सोचेंगे कि उदाहरण देने से बेहतर है कि कुछ पूछ लिया जाए कि छप्पय कैसा छंद है, किन 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा और कठिन सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे तो निश्चित तौर पर अब आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल 13 छंदों को लेकर हमने आप सभी से चर्चा की और पूरी कोशिश की कि आप अच्छे से इसको समझ जाएं, और ज्यादा विस्तार से इसको समझना चाहते हैं, अन्य छंदों को समझना चाहते हैं, तो हमने कोरोना काल में ही बहुत बेहतरीन तरीके का एक वीडियो बनाया था व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए। उसको आप जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं आप सभी की तैयारी के दृष्टिकोण से एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।